एक टूटे फोन में छिपा खौफनाक सच। शहर में एक तूफानी रात थी जहां मूसलाधार बारिश ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। सड़कों पर सन्नाटा था और केवल बारिश की बूंदों का शोर सुनाई दे रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम में अचानक एक फोन की घंटी बजी जिसने सन्नाटे को चीर दिया। श्रीमती शर्मा फोन पर बुरी तरह रो रही थी। उनकी आवाज में गहरी दहशत थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अनन्या शाम से लापता है और उसका फोन बंद है। पुलिस की कई टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में अनन्या की तलाश करने निकली। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। जब मामला पेचीदा हो गया तो शहर के मशहूर जासूस वेदांत को बुलाया गया। वेदांत अपनी तीखी नजरों और बारीकियों को पकड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वेदांत सबसे पहले अनन्या के कमरे में गए ताकि कोई सुराग मिल सके। कमरा एकदम व्यवस्थित था, लेकिन मेज पर रखा लैपटॉप अभी भी चालू था। वेदांत ने लैपटॉप की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की और कुछ अजीब पाया। अनन्या किसी पुरानी प्रॉपर्टी और जमीन के दस्तावेजों के बारे में सर्च कर रही थी। तभी इंस्पेक्टर राठी कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक प्लास्टिक बैग था। राठी ने बताया कि अनन्या का फोन एक सुनसान पार्क की झाड़ियों में मिला है। फोन की स्क्रीन पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी, जैसे उसे जानबूझकर पटका गया हो। राठी ने कहा कि फोन बंद है, लेकिन उसकी बैटरी में अभी थोड़ी जान बची है। वेदांत ने तुरंत फोन को अपनी हाईटेक लैब में भेजने का फैसला किया। लैब में तकनीकी विशेषज्ञों ने फोन के डैमेज डेटा को रिकवर करना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटी सी ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकवर हुई। वेदांत, इंस्पेक्टर राठी और श्रीमती शर्मा उस रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रिकॉर्डिंग शुरू होते ही अनन्या की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। अनन्या ने कहा, अगर किसी को ये रिकॉर्डिंग मिले तो समझ लेना मैं खतरे में हूँ। अचानक बैकग्राउंड में भारी जूतों की आहट सुनाई देने लगी जो तेजी से बढ़ रहे थे। तभी एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, फोन बंद कर। एक झटके के साथ रिकॉर्डिंग खत्म हो गई और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। वेदांत ने उस 18 सेकंड की रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना शुरू किया। उन्होंने आवाज को डिजिटल रूप से फिल्टर किया ताकि छिपी हुई ध्वनियां साफ हो सके। वेदांत को एहसास हुआ कि अनन्या की आवाज के पीछे कुछ और भी था। सबसे पहले उन्हें एक बहुत हल्की और धीमी रेल की सीटी सुनाई दी। फिर उन्होंने गौर किया कि हर कुछ सेकंड बाद एक धातु की घंटी बज रही थी। वेदांत ने तुरंत शहर का बड़ा नक्शा मेज पर फैलाया और सोचने लगे। उन्होंने विश्लेषण किया कि रेल की सीटी और मंदिर की घंटी एक साथ कहां सुनाई दे सकती है। उन्हें याद आया कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना रेलवे पुल और शिव मंदिर है। वेदांत ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया और उस पुराने पुल की ओर रवाना हुए। शहर की सीमा पार करते ही सड़क खत्म हो गई और चारों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। बारिश की तेज बूंदें उनकी गाड़ियों के शीशों पर गिर रही थी, जिससे रास्ता धुंधला दिख रहा था। आखिरकार वे उस पुराने रेलवे पुल के पास पहुंचे, जो सालों से उपेक्षित और जर्जर दिख रहा था। पुल के ठीक नीचे वो छोटा सा प्राचीन शिव मंदिर था, जिसकी घंटी हवा से धीरे धीरे हिल रही थी। वेदांत गाड़ी से उतरे और अपनी टॉर्च की रोशनी से आसपास के इलाके की तलाशी लेने लगे। तभी उनकी नजर कीचड़ में धंसे हुए कुछ ताजा टायरों के निशानों पर पड़ी। वेदांत ने गौर किया कि ये निशान एक पुराने और वीरान गोदाम की दिशा में जा रहे थे। उन्होंने इंस्पेक्टर राठी और उनकी टीम को चुपचाप गोदाम को चारों तरफ से घेरने का इशारा किया। पुलिस टीम दबे पांव गोदाम की दीवारों के सहारे आगे बढ़ी ताकि अपराधी को भनक न लगे। वेदांत ने मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, जहां एक भारी लोहे का दरवाजा लटका हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर की सड़ी हुई गंध और अंधेरे ने उनका स्वागत किया। टॉर्च की रोशनी जब कमरे के बीच में पड़ी तो वहां अनन्या एक लकड़ी की कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके मुंह पर एक काली पट्टी बंधी थी और उसकी आंखों में गहरा दर्द समाया हुआ था। वेदांत को देखते ही अनन्या की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी और वो छटपटाने लगी। तभी अचानक पीछे के दरवाजे से एक साया तेजी से बाहर की ओर भागा। वेदांत ने तुरंत अपनी नजरें उस दिशा में घुमाई और बिना समय गंवाए अपराधी का पीछा किया। अपराधी जंगल के कीचड़ भरे रास्तों पर तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन वेदांत उससे पीछे नहीं थे। तेज हवाएं और बारिश उनके पीछा करने की रफ्तार को और भी मुश्किल बना रही थी। अपराधी ने एक संकरी गली में मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वेदांत ने मौके का फायदा उठाया और एक छलांग लगाकर उसे एक पुराने पेड़ के पास दबोच लिया।
जब वेदांत ने उसका चेहरा सामने किया तो वे ये देखकर दंग रह गए कि वो मिस्टर खन्ना थे। मिस्टर खन्ना, जो कभी अनन्या के पिता के सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। इंस्पेक्टर राठी ने खन्ना को हथकड़ियां पहनाई और उसे पूछताछ के लिए थाने ले जाने का आदेश दिया। पूछताछ के दौरान खन्ना के चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं था, सिर्फ हार और नफरत थी। उसने कबूल किया कि सालों पहले अनन्या के पिता ने उसे बिजनेस में धोखा दिया था। खन्ना ने बताया कि वो इस बदले की आग में जल रहा था और अनन्या को मोहरा बनाया। उसका मकसद अनन्या के पिता से करोड़ों रुपए वसूलना और उन्हें मानसिक पीड़ा देना था। खन्ना ने स्वीकार किया कि उसने फोन तोड़ दिया था ताकि कोई सबूत न बचे, पर वह नाकाम रहा। इधर पुलिस ने अनन्या की रस्सियां खोली और उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। अनन्या को जब उसके घर पहुंचाया गया तो उसकी मां श्रीमती शर्मा उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। मां और बेटी के उस भावुक मिलन ने वहां मौजूद हर इंसान की आंखों को नम कर दिया। अगले दिन शहर के हर अखबार और न्यूज चैनल पर वेदांत की बहादुरी की खबरें छपी थी। एक रिपोर्टर ने वेदांत से पूछा कि उन्होंने इतनी छोटी रिकॉर्डिंग से सटीक लोकेशन कैसे ढूंढ ली। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा कि अक्सर छोटी बारीकियां ही सबसे बड़े सच का रास्ता दिखाती हैं।